बहुत से लोग मेरे को बोल रहे थे कि मैं जीएसटी रिफॉर्म्स के ऊपर कुछ बोलूं। तो सरकार ने रिसेंटली जीएसटी की 4 रेट्स की जगह, जो पहले 5 हुआ करती थी, उसको 2 रेट पे ये लोग ले आए हैं। जीएसटी काउंसिल को पता चला कि पिछले 8 साल में उन्हें जो 18% वाली जीएसटी रेट थी, इससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा था। टोटल रेवेन्यू का 2/3 से ज्यादा। और जो 12% वाली रेट थी, इससे मात्र 5% रेवेन्यू आ रहा था, सबसे कम। तो 12% वाली जीएसटी रेट ड्रॉप कर दी गई और 28% वाली जीएसटी रेट, जिससे 11% रेवेन्यू आ रहा था, उसको भी ड्रॉप कर दिया गया, इस उम्मीद में कि इस टैक्स के कटने से मैन्युफैक्चरर्स जो है लग्जरी गुड्स के, वो प्राइस को कम करेंगे। 5% और 18% वाली जीएसटी रेट से सरकार को करीब 74% रेवेन्यू आ रहा था, तो वो 2 रेट्स इंटैक्ट रहेंगी। मेरे हिसाब से दिस इज अ वेलकम स्टेप। क्यों? इसका जवाब मैं उस सवाल के साथ देता हूं जो अक्सर मेरे से पूछा जाता है कि भाई सरकार जीएसटी रेट एक सिंगल क्यों नहीं लगा देती सब आइटम्स पर, खेल ही खत्म करो सारा। वो इसलिए मैडम, क्योंकि जीएसटी बाय डिजाइन ही एक रिग्रेसिव टैक्स है, जो कि ये नहीं देखता कि देने वाले की क्षमता कितनी है। आइटम की वैल्यू के हिसाब से सेम हिस्सा ले लिया जाता है, गरीब से भी और अमीर से भी। तो सरकार कोशिश करती है इसके रिग्रेसिव नेचर को कैंसिल आउट करने की। कैसे? भाई सब स्टडीज होती है बकायदा कि कौन से आइटम गरीब और मध्यम वर्ग के लोग कंज्यूम कर रहे हैं। उन आइटम्स को या तो जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर देती है सरकार, या फिर उन पर लोअर रेट लगाया जाता है। जो आइटम रईस लोग खरीदते और कंज्यूम करते हैं ज्यादा, उन पे हायर रेट टैक्स लगाया जाता है। पर एक और आर्ग्यूमेंट है कि क्यों जीएसटी टैक्स रेट एक सिंगल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्रॉम गवर्नमेंट स्टैंड पॉइंट कंसेप्चुअली ये रेवेन्यू मैक्सिमाइज नहीं करेगा। भाई हर कमोडिटी की डिमांड प्राइस चेंज को लेकर के सेम डिग्री में रिस्पॉन्सिव नहीं होती। कुछ का अगर आप प्राइस X% से चेंज करोगे, तो उसकी डिमांड X% से कम चेंज होती है, और कुछ की X% से ज्यादा चेंज होती है। इसे इकोनॉमिक्स में टेक्निकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो जो कमोडिटी की इलास्टिसिटी कम है, माने डिमांड पे इतना फर्क नहीं पड़ता प्राइस चेंजेस से, उस पे हायर टैक्स लगाना चाहिए। और जिनकी लोअर इलास्टिसिटी है, माने जहां हल्के से प्राइस चेंज से डिमांड में काफी चेंज आ जाता है, उन पे कम टैक्स रेट लगनी चाहिए। वरना आप उस कमोडिटी के बिजनेस की एमसीबीसी कर सकते हो। आज से करीब 100 साल पहले 1927 में मैवरिक इकोनॉमिस्ट, मैथमेटिशियन और फिलोसोफर फ्रैंक रैमजी ने इनवर्स इलास्टिसिटी रूल दिया था, जो कहता है कि अगर आपको डेड वेट लॉस को मिनिमाइज करना है टैक्स रेवेन्यू रेस करते समय, तो हमें गुड्स को टैक्स करना चाहिए इन इनवर्स प्रोपोर्शन टू देयर डिमांड इलास्टिसिटी। माने जितनी हाई इलास्टिसिटी उतना कम टैक्स, जितनी लो इलास्टिसिटी उतना ज्यादा टैक्स। डेड वेट लॉस से मतलब है वो लॉस जिससे किसी को फायदा नहीं होता। आपने टैक्स लगाया जिससे मान लो हाइपोथेटिकली सामान बिकना ही बंद हो गया, ना सरकार को कोई रेवेन्यू मिला, ना लोगों को सामान खरीद के कोई फायदा मिला, ना बेचने वाले को बेच के फायदा हुआ। किसी का ना हो जब फायदा, उसे कहते हैं डेड वेट लॉस। तो वैसे तो कंसेप्चुअली हर कमोडिटी की इलास्टिसिटी के हिसाब से अलग अलग टैक्स रेट होनी चाहिए टू ऑप्टिमाइज गवर्नमेंट रेवेन्यू, पर प्रैक्टिकली ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी दिक्कतें रेस कर सकता है। तो सरकार 5, 4 या अब तो 2 पे ही आकर रुक गई है। खैर, डेड वेट लॉस के डेड वर्ड से मुझे याद आया ये इनवर्स इलास्टिसिटी रूल वाला फ्रैंक रैमजी, जो बेचारा मात्र 26 साल की यंग उम्र में ही मर गया था, probably from a liver infection that he may have picked up while swimming in the river Cam। फ्रैंक रैमजी आज एक लेसर नोन फिगर है, पर यह बंदा बहुत ही नेक्स्ट लेवल का था। और मैं तो चाहता हूं इस बंदे के बारे में मेरी ऑडियंस को कम से कम पता हो, इन्फॉर्म्ड ऑडियंस को। जैसा कि मैंने बोला, ये बंदा फिलोसोफर भी था, इकोनॉमिस्ट भी था और मैथमेटिशियन भी था। यह बंदा मात्र 23 साल की उम्र में लेक्चरर बन गया था मैथमेटिक्स का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। लंदन के ब्लूम्सबरी लिटरेरी ग्रुप के प्रख्यात लाइटन स्ट्रेची ने रामजे की मौत में लिखा था, quote, "There was something of Newton about him." आइजैक न्यूटन की बात हो रही है। "The ease and majesty of the thought, the gentleness of the temperament." 1920 में यह बंदा कैम्ब्रिज आया था एज एन अंडर ग्रेजुएट, और मात्र 18 साल की उम्र में he was picked up to produce English translation of Ludwig Wittgenstein magnum opus Tractatus Logico Philosophicus। 20वीं सदी की सबसे बड़े दार्शनिक की सबसे इंपॉर्टेंट बुक, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करता इसने 18 साल की उम्र में। 2 साल बाद इसने उसका क्रिटिक भी पब्लिश कर दिया था इन द लीडिंग फिलोसफी जर्नल इन इंग्लिश, माइंड। जीई मूर, जो जर्नल का एडिटर था और जो कैम्ब्रिज में लेक्चर कर रहा था फॉर मोर देन अ डेकेड रैमजी के आने से पहले, ही कन्फेस्ड दैट ही वाज, quote, "distinctly nervous" जब फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट फ्रैंक रैमजी वाज इन द ऑडियंस, बिकॉज ही वाज, quote, "very much cleverer than I was"। ये जीई मूर बोल रहा है, लीडिंग फिलोसोफर उस टाइम का। कितने यूनिवर्सिटी के लेक्चरर आज के समय में ये बोलने का मादा रखते हैं? वो तो भाई साहब फालतू की ईगो टसल करके आपको ही चुप करा देंगे। खैर, और सुनो रामजी के बारे में। 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स, he used to defer to the undergraduate Ramsey's judgment and intellectual prowess। जब रैमजी ने बाद में एक पेपर पब्लिश किया about the rates of savings, केन्स called it, quote, "one of the most remarkable contribution to mathematical economics ever made, ever made"। पहली बारी जब रैमजी केन्स से मिला था कैम्ब्रिज में, तो he recorded that he found him very pleasant, और वॉक पे ये दोनों बातें कर रहे थे about the history of economics, प्रोबेबिलिटी थ्योरी की दयनीय स्थिति और द डिफिकल्टी ऑफ राइटिंग। रैमजी इस समय मात्र 17 साल का था। 17 साल, 16-17 साल की उम्र। और केन्स उस समय एडवाइस कर रहा था लीग ऑफ नेशंस को। केन्स एडवाइस करता था बैंक ऑफ इंग्लैंड को, और ही यूज्ड टू डू लंच विद विंस्टन चर्चिल एट द टाइम। और चर्चाएं किससे हो रही है? 17 साल के लौंडे से, फ्रैंक रैमजी।
रैमजे भाई 13 साल की उम्र में ही एथीस्ट हो गया था। स्कूल में ही वॉज सीन एज अ कोट ardent bolshevik. यूनिवर्सिटी में ही became involved in local politics and he was a keen though undoctrinaire member of the socialist society. विटगेनस्टाइन की बहन का बड़ा बेटा टॉमी, जो मैथमेटिक्स पढ़ रहा था कैम्ब्रिज में, उसने एक बार कहा था कि इट सीम्ड एज इफ मैथमेटिक्स वर अ पार्ट ऑफ रैमजीज बॉडी व्हिच ही यूज्ड विदाउट थिंकिंग लाइक हिज हैंड्स। मतलब इतना दक्ष था वो मैथमेटिक्स में। अब ब्रिलियंट लोगों की पहचान होती है कि वो डायरेक्ट, सिंपल, ब्लंट और टू द पॉइंट होते हैं। केन्स ने भी रैमजी के बारे में यही ऑब्जर्व किया था एक बारी कि रैमजी की सिंप्लिसिटी और डायरेक्टनेस कुड बी ऑलमोस्ट अलार्मिंग। उदाहरण लो, एक बारी रैमजी विटगेनस्टाइन पे चला गया अपना साइको एनालिसिस करवाने। He was anxious about sex और अपने लेटर में टू विटगेनस्टाइन he had written that he was suffering from quote an unhappy passion for a married woman. रैमजी ने अपनी जर्नल में इसी महिला को लेकर के एक्सचेंज रिकॉर्ड करा where he said quote Margaret, will you fuck with me? मार्गरेट ने रिप्लाई करा do you think once would make any difference? रैमजी ने सोचा yeah it would make a difference और ये मैटर ने इसे डिप्रेस किया on and off for 2 years. बाद में ऑफ कोर्स ही फेल इन लव विद लेटिस बेकर, जो कि रैमजे से 5 साल सीनियर थी एंड हु हैड एक्सेल्ड इन साइंस एंड फिलॉसफी एज अ कैम्ब्रिज अंडरग्रेजुएट एंड शी वाज वर्किंग एट द यूनिवर्सिटीज साइकोलॉजी लैबोरेटरीज। दोनों की शादी हो गई थी 1925 में जब रैमजे भाई 22 साल का था। रैमजी ने विटगेनस्टाइन को एक बार किलसा दिया था व्हेन ही टुक एन इशू विद विटगेनस्टाइन कॉलिंग फ्रॉइड एज कोट मॉरली डेफिशिएंट। ऑल्दो रैमजे ने कोई ग्रजेस होल्ड नहीं किए थे इसको लेकर के, लेकिन दोनों में 4 साल तक कोई बात ही नहीं हुई except for a distinctly cool exchange of letters in 1927 about the logic of equal to sign. Wittgenstein ने by the way credit दिया था रैमजी को for helping him to realize quote grave mistakes in his major work Tractatus. और रैमजी की मौत के बाद कर्मा देखो भाई साहब, उसकी वाइफ had apparently been tempted to have an affair with Wittgenstein. दोनों फ्रेंडली टर्म्स पर रहे आफ्टर रैमजीज डेथ until one day जब she threw out Wittgenstein's old bath mat, जिससे outrage होके Wittgenstein cut her off. लेटर्स का कहना था कि विटगेनस्टाइन मेड अ कोट अ मॉरल इशू आउट ऑफ एब्सोल्युटली एवरीथिंग। रैमजी के ब्रिलियंस पर वापस आते हैं। केन्स ने लिखा था कि रैमजी का कॉमन सेंस और प्रैक्टिकलिटी रिमाइंडेड हिम ऑफ द 18th सेंचुरी स्कॉटिश फिलोसोफर डेविड ह्यूम, और ह्यूम की तरह ही वाज प्लम्प, जॉली एंड फॉन्ड ऑफ कार्ड्स। ब्लूम्सबरी ग्रुप के बंदे ने एक बार रिकाउंट किया पोकर नाइट विद रैमजी, quote frank with the guffaws of a hippopotamus and terrible mathematical calculations got all of our money from us. इकोनॉमिस्ट आज भी स्टडी करते हैं रैमजी प्राइसिंग को, मैथमेटिशियंस पॉन्डर करते हैं रैमजी नंबर्स, फिलोसफर्स टॉक अबाउट रैमजी सेंटेंसेस, रैमजिफिकेशन एंड द रैमजी टेस्ट। कईयों का मानना है कि अभी भी रैमजियन कंट्रीब्यूशन ढूंढे जा सकते हैं जो ढूंढे नहीं गए हैं। बाकी रैमजी के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसकी फुल बायोग्राफी आप पढ़ सकते हो टाइटल्ड फ्रैंक रैमजी अ शेयर एक्सेस ऑफ पावर्स बाय शेरिल मिसाक, प्रोफेसर है जो कि फिलोसफी के यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। मैंने रैमजी के बारे में इसलिए आपको बताया कि एक तो आई हैव बीन फैसिनेटेड बाय द लाइव्स ऑफ दीस जीनियसेस एवर सिंस आई रेड देम अबाउट अ डेकेड अगो, और दूसरा आपको डिप्रेशन में लाना मेरा यह पर्पस था कि आपकी और मेरी जिंदगी कितनी झंड है। इस बंदे ने देखो जो 26 साल में अचीव कर लिया वो हम पूरी लाइफ में ना अचीव कर पाए, ऊपर से उस बंदे की कलरफुल लाइफ देखो आप। तो आई गेस कोसो अपने आप को, वर्क हार्डर, बी फैसिनेटेड बाय सच फिगर्स, मेक इट पार्ट ऑफ योर कॉन्वर्सेशन इंस्टेड ऑफ माइंडलेस गेट रेडी विद मी रील्स। बाकी आपसे अगली बार मिलता हूं, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।